आजकल डिजिटल वैलिडेशन इतना ज़्यादा हो गया है, इससे सेल्फ वर्थ आपकी कैसे डिफाइन हुई? ह्यूमन कनेक्शन एक दायरा, एक गोलाई है जो अपने आप में ना शुरू होती है ना खत्म होती है। इस तरीके में मुझे लगता है यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने साथ जालिम बन करके वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। हमें ये वापस करनी है दुनिया, जो हमें एक अच्छी दुनिया मिली थी, हमें उसे बेहतर बना के ही बच्चों को वापस करना है। हमें खुद पे यकीन और दूसरों पे यकीन करना होगा टू सम एक्सटेंट। Hello India, Namaste. This is your host Smriti and welcome to the EST show once again. आप सबके इतने सारे प्यार के लिए बहुत सारा थैंक यू। और आज जो हम टॉपिक टच करने वाले हैं वो इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट और बहुत ही रेलेवेंट है आज की जनरेशन के लिए, आज के इस युग के लिए। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ह्यूमन कनेक्शंस वर्सेस द कनेक्शन विद द मशीन्स, और इसको हम देखने वाले हैं एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट की नज़र से कि इसका इम्पैक्ट आज हम पर और ख़ास तौर से आने वाली जनरेशन पे क्या होने वाला है, और आज की डेट से हमें आज से अभी से ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि द फ्यूचर ओनली गेट्स बेटर इन दिस एवर चेंजिंग एरा। बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज प्रॉब्ली आपको, आपके फ्रेंड्स को, आपके बच्चों को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो ट्रांसफॉर्मेटिव हो। Having said that, Dr. Gitanjali, welcome to the show. It is a pleasure. और मुझे लगता है कि आपकी स्माइल ही जो है माहौल को खुशनुमा कर देती है। थैंक यू सो मच स्मृति, आपने मुझे न्योता दिया अपने शो में आने का। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक अबाउट ह्यूमन कनेक्शंस, द ग्लू फैक्टर जो हमें बांध के रखेगी। बिल्कुल मैम। डॉक्टर गीतांजलि, आपका ओवर 20 ईयर्स, 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है इंसानों के साथ काम करने का। अब सडनली ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स मशीन्स हैं जो इंसान की तरह बहुत एक्ट कर रही है। इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, इसको हम ऑटोमेशन नहीं बोल रहे। तो यहाँ पे जब आपने अभी तक इतने इंसानों को एक्सप्लोर किया है, तो आज की इस डेट में हाउ डू यू इवन, ह्यूमन कनेक्शन क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे ह्यूमन कनेक्शंस को? स्मृति, तुम्हारे सवाल में ही मुझे जवाब मिलता है। जब हम कहते हैं ना ह्यूमन कनेक्शन, जहाँ पर दिल दिल से बात करता है, बिन चिट्ठी बिन तार, बिन चिट्ठी बिन तार। ये जो संचार है यही तो ह्यूमन कनेक्शन है। और जिसको तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रही हो, जब वो है ही आर्टिफिशियल तो वो कैसे ह्यूमन कनेक्शंस को भेदेगी। हमने भी कुछ दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने भी एआई से कहा कि मैं बहुत उदास हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे रोना आ रहा है, कुछ बताओ कि मैं क्या करूँ। तो उसने अपने बड़े ही रटे हुए अंदाज से जो उसे फीड किया गया था वो मुझसे कहने लगी। मैंने सुना उसकी बात को और मैंने उससे कहा कि ये सब तो मैं जानती हूँ, मुझे और बतलाओ। तो वो एक पॉइंट तक मैं उस कॉन्वर्सेशन को ले जाती रही और एक पॉइंट पर आके हम रुक गए क्योंकि एआई ने मुझसे कहा कि इसके आगे मुझे नहीं पता अभी। यहीं पर उसका अंत है और यहीं पर हम फिर वापस जाएंगे टू ह्यूमन कनेक्शंस। ह्यूमन कनेक्शंस एक दायरा, एक गोलाई है जो अपने आप में ना शुरू होती है ना ख़त्म होती है। इसको मैं मानती हूँ। इन 25-27 सालों में जब सफ़र शुरू किया और अब तक, यस, एआई के आने से, एआई से पहले भी मशीनों के, स्क्रीन्स के साथ बच्चों का, बड़ों का जो एसोसिएशन हो रहा है उससे बदलाव आ रहे हैं। और इस वक्त अगर हम करंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 5 में से 3 लोग उदास हैं, अकेलेपन के शिकार हैं। भीड़ में यूं तो बेशुमार आदमी है, फिर भी तन्हाई का शिकार आदमी है। ये सच्चाई है और इसकी बहुत सारी वजह है। जब ये गज़ल लिखी गई थी तब वजह कुछ और थी, लेकिन आज भी ये गज़ल का ये सेंटेंस
स्टेट करता है कि हम आज भी वहीं खड़े हैं। तो ये मशीन के आने से इतना हुआ है, ये मशीन के आने से पहले भी था। यस, मशीन के आने से बढ़ ज़रूर गया है, और यही थोड़ा डर का विषय भी है, और यही थोड़े काम का विषय है जिसको तुमने उठाया है। मुझे मैं बहुत आशावादी इंसान हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने वक्त रहते ही इस डर को पकड़ लिया है। इस फिक्र का जिक्र आज हम कर रहे हैं, और इस जिक्र से हम सबकी ये फिक्र ज़रूर कम होगी। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, यही हमारी उम्मीद है कि एक पॉजिटिव वे में इस चेंज को देखा जाए। चेंज जो है, जिसे बोलते हैं बदलाव, तो नेचर का नियम है, बदलेगा तो है ही चीज़ें, लेकिन उस बदलाव को हम किस तरीके से देखते हैं, उसको क्या डायरेक्शन देते हैं, शायद वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैम, इस बदलाव की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो क्या आपने ओवर द इयर्स जो आपके पास काउंसलिंग के लिए लोग आ रहे हैं, या फिर यंगर जनरेशन, आई डोंट नो इफ दे आर अप्रोचिंग यू, लेकिन अगर आ रहे हैं तो आपने कुछ शिफ्ट देखा इन पैटर्न्स कि 10 साल पहले लोग कैसी प्रॉब्लम्स लेके आते थे, और आज मशीन के होने की वजह से आपके पास किस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं? हाउ इज इट शिफ्टेड विद इन द लास्ट डेकेड? सवाल तो पहले भी बहुत आ रहे थे, अब भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन हाँ, सवालों में फ़र्क कुछ रंग का आया है। मैं इसको ऐसे कहती हूँ, पहले लाल पीले नीले हर रंग दिखते थे, अब कुछ गहरे रंग दिखते हैं। ब्लैक है, ग्रे है, ब्लैक और ग्रे के शेड्स हैं, क्योंकि इंसान अब जो आज का बच्चा है या आज का युवा है, वो इतना अपने आप को फैला ही नहीं रहा। जब फैला ही नहीं रहा और वो सिमटी हुई सिकड़ी सी जिंदगी को जी रहा है, तो उसके रंग भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो गए ना। पहले बच्चे मम्मी पापा के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे कॉन्वर्सेशन करनी है। मुझे याद है, आज से कुछ साल पहले एक माँ ने मुझसे पूछा कि ये अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रही है, एफएम के साथ करती है, अब बताइए एफएम के साथ ये तैयारी कैसे करेगी, ये झूठ बोलती है। और आज की माँ मुझसे ये सवाल करती है, ये ईयरफोन्स लगा के और आईपैड को ऑन करके अपना काम कर रहे हैं। तो सवाल कुछ वैसा ही है, लेकिन उसमें कुछ रंग बदल गए हैं। डेफिनेटली लोनलीनेस का शिकार आज का इंसान जब ज़्यादा है, तो उनको एंग्जाइटी ज़्यादा है। पहले बच्चों में मैं इतनी एंग्जाइटी नहीं देखती थी। पहले बच्चे खुल के बाहर निकल रहे थे, बड़े भी इंटरैक्शंस कर रहे थे, बड़ों को काम पे जाना है, बड़े घर में मोहल्ले में इंटरैक्शंस कर रहे थे। अब जब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया है, तो वो अपने वो कहते हैं ना, एक कमरे में जब सिमट के रह गए हैं, तो मन में जब बहुत कुछ भर गया है, तो मन भर के जिएंगे कैसे? तो मन भर के जब जीना नहीं आ रहा, तो ये नन्ही कलियां, मेरे लिए 12 साल का बच्चा भी एक नन्ही कली की तरह मुझे लगता है, 22 का भी और 32 का भी, वो जिस भी स्टेज में है वो सिकड़े हुए हैं। उनके रंग नहीं निखर के आ रहे, उनकी खुशबू नहीं बिखर रही है। डेफिनेटली तन्हाइयाँ बढ़ रही हैं। इस अकेलेपन को भेदे कैसे, ये उन्हें नहीं आ रहा, और अपने ही अंदर इतने सारे सवाल करते हैं, इतने सारे अपलोड्स, लाइक्स में और डिलीट्स में और ब्लॉक में और अनब्लॉक में, इसी दायरों में सिमट के घुटन वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। पहले ऐसे नहीं था। मैम, बहुत गहरी बात की है आपने। ग्रे एंड वाइट, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रंग बचे नहीं, क्या सिमट गए हैं। ये एक रंग बिल्कुल ही, ये दायरा अगर सिमट गया है तो कहीं ना कहीं ये इंसान को बांध रहा है और आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और ऐसी क्या चीज़ है जो उसे ब्लॉक कर रही है, वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? डर आ गया है मेरे ख्याल से। मैं अब मेरी पहचान क्या है? पहले भी हम कहते थे, स्टीरियोटाइप्स थे, ये सांवली है, ये इसको फेयर एंड लवली की ज़रूरत है। अब हमने बदल दिया, फेयर एंड लवली नहीं है, हमने उसको कुछ और नाम दे दिया। अब हमने इसको औरत तक नहीं रखा, हमने मेल्स को भी इसमें ले आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले चेकबॉक्स था ना, वो थोड़ा सा आई वुड से ब्रॉड था, उसमें स्कोप था, बहुत लोग फिट आ जाते थे, एक स्पेक्ट्रम बनता था। अब चूंकि मैं क्लोजअप से तस्वीर खींचती हूँ, मैं सेल्फी खींचती हूँ, मैं दायां कट लेती हूँ, मैं बायां कट लेती हूँ, मैं एक ड्रेस को पहनती हूँ तो मैं ड्रेसिंग रूम से भी तस्वीर खींचूंगी, मैं साइड से भी खींचूंगी, मैं बैक से भी खींचूंगी। तो दुनिया मुझे मेरा क्या मुआयना करेगी? पहले मैं खुद ही का इतना स्कैनर में अपने आप को डाल के अपना इतना एनालिसिस कर लेती हूँ कि सेल्फ क्रिटिसिज्म ही बढ़ गया है।
ये बहुत बड़ी बात की आपने, सेल्फ क्रिटिसिज्म। पहले हम लोगों के हाँ, क्रिटिसिज्म से डरते थे, अब हम खुद को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत अनजान तरीके से सेल्फ का एनालिसिस करती हूँ। अब इतनी पास से अगर आप अपनी तस्वीर खींचोगे तो मेरा ये मोटा है, ये भारी है, यहाँ पे लंप है, यहाँ पे 2 बाल हैं। हम चेहरों को इतना ज़्यादा अहमियत देने लग गए हैं कि उन चेहरों के पीछे जो भाव हैं और जो इस शरीर के अंदर एक मन है, एक दिल है जो धड़कता है, जो एहसास को महसूस करता है, हम वहाँ तक तो जाते ही नहीं हैं। तो इन सब, then it becomes a very scary world, it becomes a very small dark world, जहाँ पर इंसान, मैं ये कहती हूँ कि हम कहते हैं कि किस पे विश्वास करें, लोग कहते हैं डिस्ट्रस्ट बढ़ गया है, बढ़ेगा ना, क्योंकि हम एक दूसरे की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ाते। लोग कहते हैं कि वो ट्रस्ट करता है इसलिए उसने मदद मांगी। मैं ये कहती हूँ कि मैंने जब मदद ऑफर की तो मैंने वो ट्रस्ट दिखलाया। तो ये बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट का आदान प्रदान, और ये विश्वास के आदान प्रदान के साथ जुड़ती है मेरी वो नीड टू बिलोंग समवेयर। मैं कहाँ का हूँ, मैं कहाँ की हूँ। आप उस बात से सहमत होंगी मेरी कि पहले हम पूछते थे तुम कहाँ के हो, कहाँ से आए हो, तो जड़ों तक जाना बड़ा ज़रूरी हो जाता था। वो हमें प्रांतों में बांटते नहीं थे, वो हमें हमारी जड़ों तक ले जाते थे, जड़ों से जोड़ के रखने का एक बात हम कहते थे। फिर उसके बाद वो कहाँ से स्कूलों तक आ गई, स्कूलों से पहले कस्बों तक थी, अब ना कस्बे हैं ना स्कूल है, अब तो मैं और मैं ही हूँ। मुझ में, वो कहते ना, मुझ में मेरा मैं और मैं हम दोनों ही कहीं खो गए। मैम, इसी से मेरा नेक्स्ट सवाल आता है। आपने जो बड़ी बात कही है कि मैं में ही मैं खो गए। डिजिटल वैलिडेशन एक तो हो गया अपने आप को स्कैन करना, लेकिन आजकल डिजिटल वैलिडेशन इतना ज़्यादा हो गया है, आपने इसका जिक्र भी किया, लेकिन इससे इससे सेल्फ वर्थ आपकी कैसे डिफाइन हुई कि मेरे कितने लाइक्स आ गए, मेरे को कितने हार्ट्स आ गए? आप अपनी सेल्फ वर्थ कहीं ना कहीं खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ एनालाइज नहीं कर रहे हो और एक डिजिटल वैलिडेशन पे अप्रूवल मांग रहे हो। आपने अभी एक एआई टूल का जिक्र किया था कि जिससे आपने एक सवाल पूछा, तो आप अपने से ज़्यादा उस टूल के रिस्पॉन्स पे विश्वास करोगे कि हाँ ये बोल रहा है तो ठीक है। तो इसमें सेल्फ वर्थ ये जो है, मतलब इंसान ने खुद को ही कम समझना शुरू कर दिया। बिल्कुल, इंसान ने खुद पर से विश्वास ही उठा दिया। मतलब मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास नहीं है, मेरा रिमोट कंट्रोल उस लाइक पे है, उस हार्ट पे है, और उतने हार्ट्स पर है। उतने हार्ट्स पर है, ये भी बड़ी बात है, उतने हार्ट्स वैलिडेशन, मेरे पास एक बहुत यंग क्लाइंट है, वो 24 साल की है, और वो ये कहती है आई वांट टू बी हैप्पी। तो मैं उससे कहती हूँ क्या रोकती है चीज़ तुम्हें खुश होने से? मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, ओके मैं जो भी पोस्ट करती हूँ उस पर लाइक्स ही नहीं आते हैं, मुझे अपनी कज़न्स को फ़ोन करना पड़ता है, मैंने कुछ पोस्ट किया है उसको देखो, उसको लाइक कर लो। मेरे वीकेंड्स के प्लान नहीं बनते हैं। तो मैंने उससे कहा कि प्लान से क्या मतलब है? मतलब कि मैं ब्रेकफास्ट पे कहाँ जाऊँ, मतलब कि मैं उस दिन वॉक पे जाऊँगी किसी के साथ, मैं उस दिन कोई वर्कशॉप अटेंड करूँगी, पॉटरी की वर्कशॉप अटेंड करूँगी, ओरिगामी की वर्कशॉप अटेंड करूँगी, किसके साथ अटेंड करूँगी, मैं शॉपिंग पे जाऊँगी तो किसके साथ जाऊँगी, मैं रात को डिनर फैमिली के साथ करूँगी, कज़न्स के साथ करूँगी या स्कूल फ्रेंड्स के साथ करूँगी। मतलब हर वक्त मुझे कोई चाहिए, और अगर वो कोई नहीं है तो मेरी कोई वर्थ नहीं है। वो कहते हैं ना, वो एक ज़माना था कि जब हम ऑनलाइन आते थे तो उनका हाय मुझे खैर मकदम कहता था, मुझे वेलकम करता था। मेरे ऑनलाइन आने से पहले उनका हाय मुझे वेलकम करता था। आज मेरी पोस्ट पर मैं उनके रिप्लाई का इंतज़ार करती हूँ। सो इतना शॉर्ट लिव्ड रहता है इनका वो हैप्पीनेस का बबल, क्योंकि जने खने हमने सबके हाथों में दे दिया। मुझे मेरे साथ खुशी नहीं मिलती है, मुझे मेरी फैमिली कम लगती है। फैमिली तो है, ये नहीं चाहिए हर वक्त, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वो मुझसे कहती है मैं क्या करूं, मुझे वैलिडेशन चाहिए। तो मैं क्यों गलत हूं, मुझे वैलिडेशन चाहिए। मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं तो जब 4 लोगों ने तारीफ ही नहीं की तो क्या फ़ायदा हुआ?
मैंने वजन कम कर लिया क्योंकि मुझे वैलिडेशन चाहिए। 2-2 घंटे जिम में जाती है और अब तो हड्डियां निकल आई हैं। तो मैम ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है आज की जनरेशन की। Yes. तो इससे बाहर कैसे निकले ये, मतलब बिकॉज दे आर इन दैट एज एंड आई नो कि हम इससे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं जाकर के, क्योंकि हमने शायद वो एरा देखा है जब हम डिजिटाइजेशन के वर्ल्ड में नहीं थे, लेकिन आज की जनरेशन तो है ही डिजिटाइजेशन के वर्ल्ड में। तो अगर इनको इससे बाहर निकालना है, दिस इज़ अ वेरी स्कैरी सिचुएशन। अगर आप बता रहे हैं कि 24 साल की बच्ची को इतने पे अपने सेल्फ डाउट है, तो ऐसे में हमने केसेस भी देखे हैं कि लोग ड्रास्टिक स्टेप ले लेते हैं जस्ट बिकॉज देयर वाज नो एक्नॉलेजमेंट। यस, इतनी सिवियर एंजाइटी रहती है। अब उसको अनफॉर्चुनेटली मुझे दवा के लिए भेजना पड़ा एक साइकाट्रिस्ट के पास, क्योंकि सिर्फ काउंसलिंग से बात नहीं बन रही थी, बिकॉज इतने हार्डेंड बिलीव्स हैं जो कि अब उसके लाइफ की ग्रोथ में उसको लिमिट कर रहे हैं। सो हमारे सेल्फ बिलीफ पैटर्न्स ही हमारी ग्रोथ में कई बार लिमिटेशंस ले आते हैं, जिसको काउंसलिंग से पूरा दूर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके उन पैटर्न्स का आपके शरीर पे इफेक्ट आने लग जाता है, क्योंकि घंटों रोती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि चाहे एक 5 साल का बच्चा है, चाहे 15 साल का, 25, 35, 45, मैं क्या हूँ एज एन इंडिविजुअल, मुझे मेरे पर एक यकीन बड़ा ज़रूरी है। और वो यकीन कहाँ से आता है? वो यकीन उसी सोच से आता है, उसी एक अवेयरनेस से आता है अबाउट मी माई सेल्फ, हु एम आई। वो जो वो कहते हैं ना, वो एटम्स, छोटे छोटे टाइनी बिट्स ऑफ पीसेस विच कंप्लीट मी, आई बिकम अ कंप्लीट होल इनसाइड विद दोस लिटिल लिटिल पार्ट्स विद इन मी। आई हैव अनदर क्लाइंट हु सेज कि जब तक मेरी लाइफ में एक पार्टनर नहीं आता तब तक मैं खुश नहीं रह सकती। Yes, a romantic partner is required at a certain age, you say that, but your family वाला एक सेगमेंट है, आपके प्रोफेशन वाला एक सेगमेंट है, आपकी सेल्फ ग्रोथ वाला एक सेगमेंट है। क्या ये सारे सेगमेंट्स रुक जाएंगे क्योंकि वो पूरा नहीं हो रहा? तो हम कैसे अपने आप को कंपार्टमेंटलाइज करेंगे और हर सेगमेंट में जिएंगे, ये जीवन कौशल हमारे आज की युवा पीढ़ी को, बच्चों को नहीं आ रहा, और ये सिखाना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। स्कूल्स और कॉलेजेस में इस बात का ज्ञान देना बड़ा ज़रूरी है। हम उनको, वो कहते हैं ना, कितने कोण पढ़ा देते हैं, लेकिन दृष्टिकोण नहीं पढ़ा पाते। दृष्टिकोण वो जो दूसरे की दृष्टि का है और साथ साथ जो मेरी दृष्टि का है। मुझे वही पहनना है जो उसने पहना है, या मुझे वो पहनना है जो मुझ पे फबता है, और जो मुझ पे फबता है वो मेरे को अच्छा लग रहा है, चाहे वो दूसरे से अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। जीवन में अगर हम एक रंगों के बॉक्स को, एक बॉक्स ऑफ कलर्स, क्रेयॉन्स के बॉक्स को अगर जीवन में एक प्रेरणा ले लें, जिसमें लाल, हरा, नीला, पीला सब समा जाता है, बिल्कुल वो 12 रंग ही तो आपके कंप्लीट करते हैं ना कलर बॉक्स को। चाहे वो हम एक 3 साल के बच्चों को फेबर कैसल के क्रेयॉन्स के रूप में दे दें, या मेरे जैसे ने कैमलिन से अपने बचपन को जोड़ा था, और वो कैमलिन के रंग आज भी जीवन में रंग भरते हैं जब हम मंडला शीट्स में कलरिंग करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से मेरे को लाल भी चाहिए, नीला भी चाहिए। तो मैं 5 फीट हूँ और वो 5 फीट 2 है और वो 5 फीट 8 है, हम सब बढ़िया है। बिल्कुल मैम, इससे मुझे तो एक चीज़ याद आ रही है, जैसे जो हम कहते आए हैं और हमारे एंसेस्टर्स और हमेशा सुनते ही आए हैं कि आप अपने आप में कंप्लीट हैं, हम अपने आप में होल हैं। वो एक हिरण की कहानी नहीं होती, वो घूमता रहता है कस्तूरी के चक्कर की खुशबू ढूंढता रहता है, लेकिन अंत में पता ये चलता है कि कस्तूरी तो आपके अंदर ही थी, आप ढूंढ बाहर रहे हैं जा करके। आई गेस कंपैरिजन एक बहुत बड़ी इशू हो गया है आजकल, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है क्योंकि आप इतना देख रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, उसको कर्म में नहीं ला रहे। बेसिकली यू आर लिसनिंग अ लॉट, यू आर सीइंग अ लॉट, लेकिन जो उसका थर्ड एस्पेक्ट होता है एक्शन में कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग है। तो उससे मुझे एक चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है कि एक इमोशनल वोकैबुलरी होती है, जब हम बात करते हैं तो वो सामने आती है। तो अब वो वोकैबुलरी कहाँ गई? क्योंकि आजकल तो इमोजीज चल रहे हैं, लाइक चल रहा है, स्माइली चल रहा है, क्योंकि आपको शब्द नहीं मिल रहा उस चीज को बयान करने का शायद। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसको
तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले एक किस्सा तुमसे शेयर करूँगी। जी। बहुत दिन पहले मुझे किसी का एक संदेश आया मेरे फ़ोन पर व्हाट्सएप पे, तो मैंने उसके जवाब में एक इमोजी, एक उसका जवाब लिखा और जवाब के साथ एक इमोजी बना के भेज दी। तो मेरा बेटा मेरे साथ बैठा था, तो वो मुझसे कह रहा है ये आपने क्यों बनाई? तो मैंने कहा क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो इसे नहीं, इस इमोजी का ये मतलब नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? तो उसने मुझे बहुत ही उलट मतलब उसका बताया। तो मैंने कहा ये मतलब किसने बताया है? तो कहता इट इज़ लाइक दिस। आई सेड नो, फॉर मी इट इज़ लाइक दिस। सो ही सेज कि आप जो कह रहे हो वो कैसे दूसरा समझेगा? मैंने कहा वो मेरे मैसेज के साथ समझेगा ना। कहता आई डोंट एग्री विद यू मॉम, ये ऐसे नहीं चलता है। मैंने कहा ये हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ है ना, हमारे इस्तेमाल के लिए बनी है, मैं तो इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी। तो हमारी बात ख़त्म हो गई। लेकिन मैं वहाँ से सोचने लगी कि जो इमोजी बनाने वाले व्यक्ति हैं, इन्होंने डेफिनेटली एक भाव को मन में लेके उस भाव के लिए वो चीज़ बना दी। लेकिन जब मैं इसको देख रही हूँ, मुझे उससे क्या भाव समझ में आ रहा है या मैं उससे क्या भाव कनेक्ट कर रही हूँ, इसका स्कोप तो उन्होंने शायद नहीं रखा। और आज मैं ये लिबर्टी ले रही हूँ, और यही लिबर्टी हमारे बच्चों को लेनी सीखनी है, ताकि इनको छोटी छोटी क्लासेस में हम ये सिखा सकें कि जब आपसे कोई बात करता है और पूछता है कैसे हो, तो जवाब क्या आना चाहिए कि बस दिल उदास है, वैसे तो ठीक है। नहीं, जो महसूस कर रहे हो वो कह सके हाउ आर यू टुडे, नाइस, ओके। ये ओके और नाइस से पहले और इसके बाद में बहुत कुछ है। तो वो हाउ आर यू फीलिंग, आई एम फीलिंग टची टुडे, आई एम फीलिंग एजी टुडे, आई एम फीलिंग स्लो टुडे, आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड टुडे, आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे, उसकी वजह जान सकें। ये प्रॉम्प्ट्स हैं जो एआई को देने से पहले हमें अपने छोटे बच्चों को देने पड़ेंगे, ताकि वो इन प्रॉम्प्ट से नज्ड फील करें और अपने अंदर के उस भाव को अपने अंतर मन से बाहर ला सकें। बिल्कुल। सो डू यू थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे उस चीज़ को पूरा लिखें रादर देन यूजिंग दो शॉर्ट कैरेक्टर्स, या उन शॉर्ट कैरेक्टर्स की अपनी वैल्यू है? देखिए, शॉर्ट कैरेक्टर्स की वैल्यू, आई विल बी एन ओल्ड स्कूल थॉट पर्सन। मैं ये कहती हूँ कि मेरे लिए वो माथे की जो ये इमोजीज है ना, मैं इनको माथे पे बिंदिया की तरह देखती हूँ कि तैयार हो गए तो फाइनल टच इस फाइनल बिंदी टच से आता है। पूरा लिखो। लेकिन सिर्फ अगर बिंदी रहेगी आपके माथे पे तो बहुत कुछ मिसिंग रहेगा। अब ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है। इट्स लाइक जैसे किसी से प्यार जाहिर करना है तो हाँ, प्यार का पूरा वाक्य लिखिए, उसके बाद हाँ, वो हार्ट का सो आइकन डाल हाउ दीजिए। आई एम यू सिर्फ के आ जाता है या के वाई आ जाता है, बहुत अधूरा सा लगता है। अच्छा, आई वुड कन्फेस दिस कि मुझे बहुत सारे ये शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब भी नहीं हाँ, पता होगा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इन सब आज की जनरेशन से सीखती हूँ। जब डोंट नो वाई, डी के वाई लिख देते हैं, तो वो डी के वाई पर लगता है कि अगर इतना समय भी आप मुझे नहीं दे पा रहे, मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करती हूँ कि जब इतनी एब्रीवेटेड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये एब्रीवेटेड कम्युनिकेशन की वजह क्या है? एम आई नॉट वर्थ देयर टाइम एंड देयर इंटेंट, और दे आर जेन्युइनली इन शॉर्ट ऑफ टाइम, और व्हाट इज इट? मेरे मन में कौतूहल उठता है। It's just the way they are, ma'am. It's the emotional vocabulary. That's what हाँ, I'm curious about कि यही तरीका हो गया है। तो मैं ये कहती हूँ ना कि क्या हाल है मेरा तुम्हारे आगे, ये मैं बतलाऊंगी ना, और क्या हाल रहता है तुम्हारे पीछे, ये मैं बतलाऊंगी ना। तो जब आप मुझसे ये भेजते हो, ऐसे लिखते हो, तो मुझे ऐसा महसूस होता है। तो क्या आप मुझे ऐसा महसूस करवाना चाह रहे हो? वो शायद उनकी इंटेंट ही नहीं होती है। Maybe, एंड yes. आर दे ऑलवेज इन सो शॉर्ट ऑफ टाइम? And No, that's the big perhaps question. not. That's the big question. क्या आपके पास हमेशा ही समय की कमी है? अभी आप कह रहे थे ना कि वो देखते हैं और सुनते हैं लेकिन कर्म में नहीं लाते, तो मैं ये सोच रही थी कि वो देखते और सुनते भी पूरा है, वो तो ब्रेन फॉग में रहते हैं कि उनको दिखता भी धुंधला है और सुनता भी अधूरा है। इतना ज़्यादा हेडफोन और ईयरफोन्स का इस्तेमाल करने के बाद उनके कानों में सुनने की क्षमता रहती कितनी है? वो लफ्ज़ों को सही रूप से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं कि अगर हम कहते हैं आई एम हैप्पी, आई एम इलेटेड, आई एम जॉयफुल, ये सब आपकी डिफरेंट स्टेट्स हैं ऑफ फीलिंग्स।
हर लफ्ज का मायना एक सा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सो कौन सा मायना कहाँ, कौन सा लफ्ज कौन सा मायना दे रहा है और कब मुझे किस लफ्ज का इस्तेमाल करना है, ये बात को समझने के लिए थोड़ा ठहरना पड़ेगा ना। और ठहरना कोई चाहता नहीं। ठहरना कोई चाहता नहीं है। हम मोनोरेल्स की बात कर रहे हैं, हम वंदे भारत की बात कर रहे हैं, ये प्रोग्रेस अच्छी है, ये डेवलपमेंट अच्छी है, समय को बचाना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन कई बार जैसे पंकज त्रिपाठी ने भी कहा कि अगर भारत को देखना है तो रेल और बस में सफ़र करो। अब रेल में सफ़र करो मतलब 6 घंटे को 16 घंटे में पूरा करो, बट अगर जानना है, जिज्ञासा है, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया बात वो कह गए, बड़े आसानी सरलता से कह गए, लेकिन वो बात के मायने को समझने के लिए हमारे माइंडसेट्स, वो कहते हैं ना मन की खिड़की खोलनी है, मन की खिड़की से ताज़ी हवा अंदर आए, सूरज की कुछ किरणें तो अंदर आए। क्या कभी हमने देखा है कि सुबह की पहली जो किरणें होती हैं वो ओस की बूंदों पर जब पड़ती हैं तो कैसे सातों रंग का इंद्रधनुष हमें दिखता है, और हम उसे टकटकी लगा के देखें और जैसे जैसे किरणों की तपश उस पर पड़ती है तो वो धप भाप बन के उड़ जाता है, हमें नज़र भी नहीं आती वो ओस। तो पूरा इवेपोरेशन का प्रोसेस जो हमारी साइंस की किताबें हमें पढ़ाती हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, वो हम एक्चुअली में लम्हा दर लम्हा उसके साथ कनेक्ट होके देख सकते हैं, और वहाँ पर भाव समझ में आएगा ना कैसे गर्मी बढ़ रही है। मतलब मुझे आपने बहुत बड़ी बात कही कि हम उसको पढ़ रहे हैं, हम उसको समझ नहीं रहे, महसूस नहीं कर रहे, और एक बार अगर उसको उठ के देख लिया तो वो तो जहन में इस्टेब्लिश हो गया, एस्टैब्लिश हो गए, फिर आप उसको नहीं भूल सकते। और आप इंटेंसिटी का एहसास करते हो, सेवेरिटी का एहसास करते हो, आपको ड्यूरेशन का एहसास होता है, कितना समय लगा और कितनी देर। जब मुझे याद है गर्मी की छुट्टियों में मेरी नानी मुझसे कहा करती थी कि खाना बनाने की कोशिश करनी है, सीखना है, और मैं कहती थी क्यों सीखना है, मुझे नहीं सीखना है। तो वो ये कहती थी कि अगर सीख लोगी तो करवा लोगी, अगर तुम्हें आएगा ही नहीं तो तुम किसी को क्या बतलाओगी। हाँ, सही कोई बात है। कैसा जैसा मर्जी तुम्हें कर देगा। तो मुझे याद है फिर बारी आई कि आटा गूंदना सीखना है, तो जी आटा गूंदने का ये प्रोसेस है, आज यूट्यूब भी हमें वो प्रोसेस बता देता है, और आजकल हमारे पास मशीनें भी आ गई हैं, वो प्रोसेस हमें करना ही नहीं पड़ता, वो सब एक स्विच ऑन करो और वो हो जाता है। लेकिन वो जो मुक्की दर मुक्की हमारा हाथ चलता था, उस पर उंगलियों की हमारी एक्सरसाइज भी होती थी, कंधे भी हमारे एक्सरसाइज्ड रहते थे, और वो आटा नरम सख्त से कैसे नरम होता है, और वहाँ पर ये एहसास होता था कि अटेंशन, समय, नर्चरेंस के लिए कितना ज़रूरी है। मैं इसका एग्जाम्पल इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि उस आटे को इतना गूंदने के बाद, इतना मलने के बाद कुछ देर रखा जाता था, वेटिंग सिखाई जाती थी, और फिर उस रोटी का पेड़ा बनकर उसका एक नरम सा फुलका बनाया जाता था। वो पूरा प्रोसेस इंसान को धीरज रखना सिखलाता था, बिल्कुल। जुड़ना सिखलाता था, काम करना सिखलाता था, मेहनत करना सिखलाता था। आज हमें फिजियोथेरेपी भी चाहिए, आज हमें ओटी भी चाहिए फॉर आवर मसल्स टू कीप वर्किंग बिकॉज वी हैव नॉट यूज्ड दोज मसल्स। आज हमारे खाने के स्वाद के लिए फिर हम किसी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को ढूंढते हैं, फिर हम एक ऐसा कोई आंटीज़ किचन ढूंढते हैं कि उनके घर की छत पर बैठ के हम वो रोटी का स्वाद लें जो हमने अपने घरों से खुद ही निकाल दी। बिल्कुल मैम, बड़ी बात कही आपने, और इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है कि आपने एक पूरे प्रोसेस की बात की, और प्रोसेस से आप जुड़ गए, अपने फैमिली के साथ जुड़ गए, उस काम के साथ जुड़ गए, उस पूरी एंटिटी के साथ जुड़ गए, और कहीं ना कहीं आपकी भावना उसके साथ जुड़ गई। पहले बहुत कुछ जुड़ता था, आज हम सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं आज की एज में। लेट इट बी फ़ोन तो है ही, फ़ोन से शुरुआत हो गई, कहीं जाना है हम क्षण में पहुंच जाते। आज हम सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, किसी से जब चाहे बात कर सकते हैं, कोई पास में हो कोई दूर में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तब इतनी तन्हाई क्यों, इतना जुड़ने के बाद भी? क्योंकि जो हम जिस तरीके से हम आज जुड़ रहे हैं ना, वो जुड़ाव बड़ा ही कंडीशनल है। जब तक लाइक्स हैं तब तक हम साथ हैं,
और हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं जिससे कि हमें सेंस ऑफ सेफ्टी रह रही है। मेरी इस बात से वो नाराज नहीं होंगे। अगेन वैलिडेशन। अगेन वैलिडेशन। वो भूल जाते हैं कि बातें जो कहीं नहीं जाती वो कहीं नहीं जाती, वो आपके अंदर रह जाती हैं। और जब वो आपके अंदर रह जाती हैं और वो बढ़ने लगती हैं तो अंदर का शोर आपको जीने नहीं देता। अंदर का शोर जो है वो आपको तन्हा करते चला जाता है और आप उससे भागते हैं। और उससे भागते हैं तो कहाँ जाते हैं? किसी न किसी चीज से जुड़ते हैं। गेम से जुड़ गए, गाने से जुड़ गए, और गाना भी फिर आप एक पर्टिकुलर तरह का सुनते चले जाते हैं क्योंकि आपको लगता है ये मुझे सुन रहा है, ये मुझे समझ रहा है, ये मेरी भावना को से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन आपकी मर्ज की दवा क्या है? वो गाना नहीं होता है। वो गाना होता तो आप अपने आंसू पूछ लेते। अभी आपने 2 दिन पहले ही अखबार में पढ़ा कि वो बच्चा एक सीए है और उसने अपनी ही जिंदगी का अंत कर दिया हीलियम गैस के साथ। उसने एक एयरबीएनबी लिया, वो 2-4 दिन वहाँ रहा, उसने प्रैक्टिस किया, रिसर्च किया और उसने उस हीलियम को इनहेल किया एंड ही एंडेड हिज लाइफ। कितना इंटेलिजेंट माइंड है जो सीए बना। आप देखिए सीए का क्या रिजल्ट रेट रहता है। ठीक है, उसके मम्मी पापा बहुत जल्दी उनका देहांत हो गया, उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको पाला। मैं उस न्यूज़ से मेरे मन में अभी तक एक बेचैनी है कि वो बहुत कुछ मिस करता रहा और जो था उसको देख ही नहीं पाया, उसे समझ ही नहीं पाया। क्या उसके कोई फ्लैग साइंस रहे होंगे जिसको उसके इर्द गिर्द के लोग नहीं भांप पाए? तो जो आप मुझसे सवाल कह रही हैं, यूं तो तन्हा मैं भी हूं, यूं तो तन्हा आप भी हैं। हम हर बात हर किसी से थोड़ी ना कह पाते हैं। हम सबके अपनी पर्सनल स्पेसेस हैं, लेकिन फिर भी हमें संचार के माध्यम खुले रखने चाहिए। हमें खुद पे यकीन और दूसरों पे यकीन करना होगा टू सम एक्सटेंट। कुछ इनहेरेंट वैल्यू ऑफ नाइसनेस, ऑफ काइंडनेस, ऑफ बीइंग जेनरस, ऑफ बीइंग केयरिंग, ऑफ बीइंग कंपैशनेट, ऑफ बीइंग सपोर्टिव, ऑफ बीइंग अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत बेसिक इंट्रिंसिक वैल्यूज हैं। इनसे हम अपना यकीन नहीं उठा सकते। ये वैल्यूज हमें ह्यूमन बनाती हैं। बिल्कुल बनाती हैं। और ये वैल्यूज अगर मुझ में है ना, तो मैं सिर्फ इंसान से नहीं जुड़ूंगा, मैं अपने प्लैनेट से भी जुड़ूंगा। हम ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है ना ग्लोबल वार्मिंग की, हम इन्हें भी इससे अटेंड कर पाएंगे क्योंकि मैं केयरिंग हूँ, मैं कंपैशनेट हूँ। मैं पहाड़ों पे जाके गंद नहीं फेंकूंगा, मैं बीच पे जाके यूं ही वो अंकल चिप्स का पैकेट नहीं फेंक दूंगा या कोक पी के कोक की बोतल नहीं फेंक दूंगा। बिकॉज आई एम केयरिंग, आई विल केयर फॉर दैट सैंड जिस पर मेरे को चलने पर मजा आ रहा है। वो गुदगुदी हो रही है, फिर वो गुदगुदी जो है वो गीली गीली गुदगुदी हो जाती है। वो मजा है, वो मजा उस बॉटल के कॉक से खत्म होता है। आई गेट डिस्टर्ब्ड एंड इफ आई एम केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आई विल टेक केयर ऑफ दैट. So that's what I really want to appeal through your channel, that please let's get back to basics. Let's take our little ones in the gardens. घास पर बैठने दो उनको, घास के तिनकों को बिनने दो उनको, घास के बीच में से छोटे छोटे पत्थर रोड़ी उठाने दीजिए, क्योंकि जब चलते हैं तो पैरों पे चुभन का एहसास होता है। आज हम चलते कहाँ हैं? और with the shoes on always कुछ रहेगा। धरती जहाँ से आए हैं उससे नाता जोड़ना है, और उससे नाता जोड़ने के लिए हमें चप्पल जूता उतार कर उस पर चलना है। वो बुलाती है हमें, हम हाथ जोड़ के नमन के साथ उस पर चलें एंड वी फील कनेक्टेड विद इट। एंड व्हेन वी फील कनेक्टेड विद इट देन वी कैन ऑब्जर्व अराउंड थिंग्स। आपने नोट किया या नहीं किया, आज की जनरेशन इतनी सेल्फ फोकस्ड है कि उसको इर्द गिर्द का कोई एहसास ही नहीं होता। तुम्हारे दाएं क्या पड़ा है, तुम्हारे बाएं क्या पड़ा है, वो एक सड़क से 15 दिन से गुजर रहे हैं, उस सड़क का उन्होंने एक साइन बोर्ड भी नहीं पढ़ा होगा शायद। राइट, अग्री। सो हम इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन हम इतने नॉन ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं, और जब नॉन ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम नॉन केयरिंग भी हो जाते हैं। सो वो जो लोनलीनेस है वो इसी तरीके से बढ़ती चली जाती है ना, क्योंकि मैं मुझसे बाहर ही नहीं आता। मुझे मुझसे बाहर आके अपने इर्द गिर्द के लोगों से कनेक्ट करना होगा। बहुत जरूरी है कि हम कुछ बेसिक वैल्यूज के साथ अगर बड़े हो सकें, और अगर हम बड़े हो गए हैं, कैन वी गो बैक टू द बेसिक्स?
एंड स्टार्ट रिवाइजिंग आवर लेसन्स। कितनी भी मशीनरी, कितनी भी टेक्नोलॉजी हमें आगे ले जाए, ये हमारी सहूलियत के लिए है। ये मुझ में से मेरा मैं नहीं रिप्लेस कर पाएगी। सो ये कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम बढ़ेंगे तो हम इन टूल्स का इस्तेमाल भी करते रहेंगे और हम अपने आप को एक भीड़ का हिस्सा भी बना लेंगे और अपने आप में भी अपने आप को कंप्लीट पाएंगे और उस भीड़ के साथ जुड़ाव में भी अपने आप को कंप्लीट पाएंगे। बिल्कुल। आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि जहाँ हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं, आपने जो नेचर के साथ कनेक्शन की बात भी कही है मैम, वो बहुत सुंदर है। आई हैव डन इट माई सेल्फ, और मैं करती भी हूँ। मुझे लगता है कि भले ही आप किसी से बात भी नहीं कर रहे, लेकिन सुबह अगर आप नंगे पैर चल रहे हैं, आप सनलाइट में हैं, somehow magic happens, it takes away everything। शायद आपने उस टाइम पे किसी से बात ही नहीं की, कुछ नहीं किया, आप शायद अपने आप में थे, लेकिन शायद वो आपको अपने आप ही इनलाइटन कर देता है। आपकी अगर सुबह के वो 15-20 मिनट, 1 घंटा अच्छा है, it takes away all the stress। I felt it myself and it is हम भी 5 तत्वों के बने हैं, जो कहा जा सकता है, अगर कहा जा सकता नहीं है, इट्स अ फैक्ट कि इट्स अ फैक्ट कि हम 5 तत्वों के बने हैं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कनेक्शन के साथ नेचर का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वहीं से तो आए हैं, तो उसको कैसे हम नहीं देख सकते। आई मीन इफ़ यू टॉक टू अ प्लांट दे विल टॉक, एंड यू नो आजकल इंस्टा यूनिवर्सिटी में हमें ये ज्ञान मिल रहा है ना, दैट वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लेसिंग्स इज अ स्लो मॉर्निंग। दैट इज़ वेरी ट्रू। अब वो स्लो मॉर्निंग हम किसको कहते हैं? जो हम पहले रूटीन में करते थे। जी जी जी। पहले हम क्या करते थे? अपने कमरे से उठते थे, अपनी चद्दर को तय करते थे, अपने चद्दर को तय करने से पहले भी अपने अंगों का एहसास करते थे ना, अपने आप को महसूस करते थे, अंगड़ाइयाँ लेते थे। अब वो अंगड़ाइयाँ आपकी जिम में स्ट्रेचिंग के रूप में हो रही हैं, जो हम खुद ही करते थे। हम पहले फुर्सत में आईना देखते थे, जाके वॉशरूम में ब्रश करते थे, ब्रश करते समय भी किसी ना किसी गीत से गुनगुना लेते थे, कनेक्ट हो जाते थे। तो द मॉर्निंग्स वर स्लो, द मॉर्निंग्स वर द रियल मॉर्निंग्स। अब हमने खुद ही अपनी उस चीज को रेजा रेजा करके बिखेर लिया और हम उसे समेट कर सोचते हैं बड़ा महंगा सरमाया बना लिया हमने, महंगा बना लिया, जो कि फ्री में दिया नेचर ने। जो हमारा ही तो था। जी। और मुझे वो मूवी का नाम नहीं याद आ रहा। उस मूवी में जो एक्टर साहब थे, आई डोंट नो, आई एम स्लिपिंग द नेम ऑफ द एक्टर आल्सो, शायद वरुण धवन उस फिल्म में थे। वो फिल्म की शूटिंग दिल्ली के द्वारका में रैडिसन होटल में हुई थी। तो ही मेंशन कि इस मूवी की उनकी एक इंटरव्यू मैं पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि इस मूवी की शूटिंग से पहले मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा था दैट यू रियली हैव टू गेट होल्ड ऑफ योर सेल्फ। तो ही सेड आई प्रैक्टिस्ड कि मैं सुबह उठ के तक 1-1.5 घंटा अपने फ़ोन को नहीं छूऊंगा। तो ही सेज मैं उस होटल के रूम से पहले उठ के अपनी खिड़की के पर्दे हटाता था और उस होटल के गार्डन में सिर्फ टहलता था, जस्ट टू गेट होल्ड ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि अपने आप मैं आज की युवा पीढ़ी से जब बात करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये बढ़ तो रहे हैं लेकिन जड़ों से कट रहे हैं। मतलब आपने 13वीं 14वीं 15वीं 21वीं मंजिल बना ली, फ्लोर्स बना लिए, लेकिन आपकी नींव का आपको एहसास ही नहीं है। और वो नींव के एहसास के लिए, अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको नेचर से कनेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। वो जब आप सुबह की सुनहरी धूप को पत्तों से फिल्टर होते होते देखते हैं कि वो कहाँ से आ रही है और किस पर गिर रही है, there you realize the infinite. The infinite, absolutely. And the infinite lies within me. I am the infinite. ये सिर्फ philosophical बातें नहीं है जो रूमी साहब ने कह दी। जी जी। ये एक एक्सपीरियंस है जो मुझ में, आप में, हम सब में है। और जब हमें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा तो कैसे हमारा सेल्फ एस्टीम कम होगा, कैसे हमारा सेल्फ वर्थ कोई घटा सकता है। बिल्कुल। आई थिंक कनेक्टिंग विद नेचर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट एनीवन कैन डू। उससे ज़्यादा आपको रिवाइव कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। तो मैम आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द टिप। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, नॉट ओनली फॉर द टीनेजर्स एंड बच्चे, इनफैक्ट फॉर अस एज पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि
बच्चे तो इस जनरेशन में हैं, लेकिन उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है गाइडेंस के लिए। तो आजकल के बच्चे जो अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स से ज़्यादा चैटबॉट्स पे विश्वास करने लग गए हैं, क्या किया जाए? बच्चे क्या करें और उनके पेरेंट्स क्या करें? इसमें ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये सवाल अक्सर मेरे पर्सनल सेशंस में भी पूछते हैं मुझसे, पेरेंट्स भी पूछते हैं, और जब मैं ट्रेनिंग्स करने जाती हूँ वहाँ पर भी ये सवाल उठता है। देखिए, जब कोई चीज़ अब हमने खो दी है और हमें उसे रिक्रिएट करना है, तो फिर तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा ना। एंड एज older generation, as responsible adults in the life of young children, we are to walk our talk. वॉक आवर टॉक। Yes, हम बच्चों को कहते हैं या अपने टीनेजर्स को कहते हैं, भाई थोड़ा वक्त निकाला करो, भाई फ़ोन के बिना भी तो बैठा करो। जब हम सब बैठे तो फ़ोन को क्यों हाथ में लिया हुआ है, फ़ोन को छोड़ो ना। ये सब कहने की बातें नहीं है, ये करने की बातें हैं। मेरा 30 साल का बेटा रात को जब खाने के बाद हमारे कमरे में आता है तो वो कहता है, अच्छा आप टीवी देख रहे हो तो मैं जा रहा हूँ। बट दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। अगर वो ये बोल रहा बोल है रहा और है। रियलाइज कर रहा है, बड़ी बात है मैम। और मैं सोचती हूँ, भाई अभी तो टीवी देख रहे हैं, पूरा दिन तो कहाँ थे हम, तुम्हारा तो टीवी का कोटा हो गया ना पूरा। ये सब मैं उसे कहती नहीं हूँ, ये अपने मन में सोचती हूँ। फिर मैं ये सोचती हूँ कि वो मेरा समय चाह रहा है, मेरी अटेंशन चाह रहा है, टीवी तो कहीं नहीं जा रही है। सही बात है। तो ये शायद एक मंथन की ज़रूरत है। वो मंथन मैं भी करती हूँ, और कई बार उससे कहती हूँ कि आओ साथ बैठ के देखते हैं। कई बार वो ये कहता है कि ये मेरे को नहीं इंटरेस्ट आपकी इस चीज़ पे, तो मैं उससे कहती हूँ तुमको जो पसंद है वही बात करेंगे हम, तो तुम जो देखना चाहते हो चलो वो लगा लेते हैं। फिर वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी सीजन्स दिखाता है जो वो देखता है, और उनसे भी कुछ ज्ञान मुझे मिलता है अपने मतलब का। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमें उनके लेवल पे भी आना होगा। उनको क्या रोचक लगता है, उनका दिल किस चीज़ से बहलता है, जब तक वो जानेंगे नहीं हम, तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्यों बहलता है, हमारे पास क्या कमी है। तो कहीं ना कहीं उनको कौन से मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं, एक बार उनके मैग्नेट से जानकारी ले लेते हैं तो अपने मैग्नेट को स्ट्रांग कर लेंगे हम। उपवास रखने की बात आ रही है, मुझे लगता है उस उपवास को हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा नाता बना लिया, एक छोटे छोटू से, एक बड़े छोटू से, और एक बहुत बड़े वाले छोटू से। तो इन सब छोटुओं से हमें उपवास तो लेना पड़ेगा ना। तो कुछ रूल्स घर में होने बड़े ज़रूरी हो जाएंगे कि कितनी देर हम फ़ोन के बिना रहेंगे, और हम जी सकते हैं। जीते आए हैं मैम। मतलब ये हम तो सब, कोई भी ऐसी बिजनेस डील्स नहीं कर रहा टोक्यो की मार्केट के साथ, हांगकांग की मार्केट के साथ, यूएसए की मार्केट के साथ, कि सब डिफरेंट टाइम जोन्स में हर वक्त फ़ोन बजना चाहिए, हर वक्त फ़ोन दिखना चाहिए। अब तो हम सबको आदत हो गई है कि हमारे हाथ चले जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशंस ऑन है। कितने जालिम हैं हम अपने साथ कि हम अपनी पीस को खुद ही डिस्टर्ब कर देते हैं। आराम से बैठे होते हैं, लेकिन वो टिंग बजता है, वो टिंग बजता है, और कई बार बड़े बेफजूल के टिंग टिंग बजते हैं, जिनको मेरी नज़र देखती है, मेरा ध्यान जाता है उस तरफ, और जहाँ मैं फोकस करना चाहती हूँ मैं फोकस ही नहीं कर पाती। तो बहुत ज़रूरी है कि मम्मी पापा और बच्चे या घर के और बड़े भी हैं, हम कुछ रिचुअल्स की प्रैक्टिस करें। पहले ना फैमिली में ट्रेडिशंस हुआ करते थे, कुछ रिचुअल्स होते थे, रोज़ शाम को ये होगा, हर संडे को ये होगा, महीने में एक बार ये होगा। ये जो रिचुअल्स थे ना, ये हमें बांधते थे। दोज वर द इनविजिबल थ्रेड्स दैट वर होल्डिंग अस टुगेदर। वो हमारी पहचान का हिस्सा भी बनते थे, उससे हमारी वैलिडेशन होती थी एज एन इंडिविजुअल, एज अ कपल, एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी, एज अ ट्राइब, एज अ नेशन। वो रिचुअल्स अब हमने बना लिए हैं, वो अभी भी चल रहे हैं। अब कैसे चल रहे हैं? वो सिर्फ दिखावे के लिए चलते हैं कि डांडिया नाइट होती है जी, हम सब जाएंगे। हमने पहले अपने गली मोहल्लों में अपने परिवार के साथ तो डांडिया नहीं खेला। मैं ये नहीं कहती कि आप वहां मत जाएं, आप वहां भी जाएं, मेले में भी खेलिए, लेकिन घर परिवार के साथ भी तो जुड़िए ना। डांडिया ही वजह हो जाए घर परिवार के साथ जुड़ने का। सो कहीं ना कहीं हम लोग जो चीज़ों को मिस आउट कर गए हैं, वी विल हैव टू गेट बैक टू देम। हम फैमिली रिचुअल्स बना सकें,
हम फैमिली में टॉकिंग टाइम्स क्रिएट कर सके कि खाना खाने के बाद हम सब बैठ के बातें करेंगे और उन बातों में कुछ तुम कहोगे, कुछ मैं कहूँगी, कुछ तुम सुनोगे, कुछ मैं सुनूंगी, कुछ बातें छोटी करेंगे, कुछ दिल बड़ा कर लेंगे। ये बड़ा जरूरी हो जाते हैं। बच्चों को कहने का मौका तो दीजिए। आजकल हम बच्चों के सेंटेंसेस को कंप्लीट भी नहीं करने देते। वी पुट वर्ड्स इनटू देयर माउथ, तो वोकैबुलरीज कहाँ से आएंगी? ओपिनियंस कैसे बनते हैं बच्चों के? बच्चा क्या सोच के क्या महसूस कर लेता है और क्या एनालिसिस बना लेता है? लेट देम शो इट टू अस, लेट्स हियर देम आउट एंड लेट्स गिव देम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव बिल्डिंग्स बड़े जरूरी हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, मैंने भी सुना है, पढ़ा भी है कि सत्य क्या है? पूर्ण सत्य होता है। कुछ तुम्हारा सत्य, कुछ मेरा सत्य, कुछ सत्य सत्य है। तो बच्चे कैसे जानेंगे? बच्चे तो अपने सत्य को सत्य मान के बैठ जाते हैं और बाकी सब उनके लिए असत्य हो जाता है। तो क्या हर वक्त वो एक YouTube से कहानी सुनेंगे? यस, आप राजा रंक और रसोई जैसे चैनल्स देखिए, जिसमें भोपाल के पास भी कोई पान के पत्ता है जिसके पान बड़े मशहूर हैं, उसका जिक्र होता है। कलकत्ता की बिरयानी में क्या खास बात है, क्यों उसमें आलू डाले गए मीट पुलाव में, उसका जिक्र होता है। बीकानेर की सेवियों की क्यों बात की जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज की हमारी नई शिक्षा प्रणाली भी कहती है कि भारत का ज्ञान, भारतीयता को बच्चों में फैलाइए। उसको फैलाने के लिए हम सबको मिलके काम करना होगा ना। दैट हैज़ टू बिकम द वे, द ट्रेडिशन ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग बेसिकली। जो बदला है इतने साल में, उसको वापस लाना है बस। ये जो दिया जलाने की प्रथा है, जो शाम को दिया जलता है, व्हाट इज इट? दैट गिव्स यू, दैट मेक्स यू फील ऑप्टिमिस्टिक, दैट मेक्स यू फील होपफुल टुवर्ड्स लाइफ, कि अंधेरे को एक नन्हा सा दीपक भी कम कर सकता है, रोशनी ला सकता है। तो इटर्नल ऑप्टिमिज्म, आशावादी तो हम वहीं से रहेंगे ना। क्यों हम निराशवादी एक देश बन गया है? हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहाँ हैं? और हमारा अपना इंडियन कल्चर, हमारी इंडियन ट्रेडिशंस, हमारी प्रैक्टिसेस इसके बिल्कुल विपरीत है, जिनका हम पालन ही नहीं कर रहे। सो एज पेरेंट्स वी ओ इट टू अ यंगर जनरेशन। और मैं तो मानती हूँ कि ये जो हमारा वर्ल्ड है ना, विश्व जिसमें हम रह रहे हैं, ये हमने उधार पे लिया है अपने बच्चों से। हमने वापस करना है इनको। और कैसे करना है वापस, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, मेरी, हम सबकी है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे सुन के, और मुझे खुद इसको सुन के लग रहा है कि अपने ही लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस मुझे भी करने पड़ेंगे, सबको करने पड़ेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि हाँ, वाकई हम अपने साथ ही बहुत जालिम हो गए हैं। इतना अपने साथ रूड होने की ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपने ये भी बोली कि हमें व्रत लेना है। हम सारे व्रत लेते हैं, मंगलवार, सोमवार, थर्सडे, है ना, कितने सारे व्रत रखते हैं हम लोग। आई थिंक व्रत का मतलब होता है आपके लाइफ में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाना। बस शायद उसको इस चीज़ के लिए भी फॉलो करना है। और हमारी पीढ़ी, जो आज के पेरेंट्स की पीढ़ी है, उस टाइम से आ रही है जिन्होंने ये देखा है, तो हम कर सकते हैं। बस इस तरीके में मुझे लगता है यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने साथ जालिम बन करके वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। वेरी लाइटली सेड, वी ओ दिस टू आवर किड्स। हमें ये वापस करनी है दुनिया, जो हमें एक अच्छी दुनिया मिली थी, हमें उसे बेहतर बना के ही बच्चों को वापस करना है। ऐसे नहीं वापस करना है कि दे आर स्ट्रैंगल्ड। कहीं ना कहीं हम भी वापस आएंगे कभी इसमें। मैम, आपकी इतनी अच्छी बातें हैं और आप इतने सालों से कर रहे हैं। ओवर द इयर्स इट हैज़ चेंज्ड, आई एम श्योर। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता होगा आपके लिए इतने लोगों की बातें सुनना। एंड एवरीवन बेसिकली जब एक साइकोलॉजिस्ट के पास आ रहा है तो अपनी सारी बातें कह के जा रहा है। आप अपने इस कप को कैसे भरा रखती हैं पॉजिटिविटी से? व्हाट इज़ योर मंत्रा, ताकि उसमें से थोड़ा सा हम भी ले सकें? मैं तो यही कहूँगी स्मृति कि कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, कैसे कह दूँ कि थक गई हूँ मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ न जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। सो ये एक जिम्मेदारी का एहसास है जो मैंने बहुत खुशी खुशी अपने ऊपर लिया है। ये मेरा काम जो है, ये मेरा प्यार है और इस प्यार से मुझे बहुत प्यार है। यस, थकान होती है,
शारीरिक भी होती है, मानसिक भी होती है, बट कहीं ना कहीं मुझे मालूम था जब मैं इस तरफ बढ़ी थी कि इस पथ पर आएंगे बहुत सारे ऐसे पत्थर जो मुझे लगेंगे, जो मेरे को आहत भी करेंगे, लेकिन फिर इससे किससे बचना है, किसको उठाना है, किसको साइड पे रख देना है और किसको साथ लेके चलना है, क्योंकि ये किसी और को चुभना नहीं चाहिए। ये सब धीरे धीरे समझ आने लगा और ज़िंदगी को जीते जीते ये समझ में आने लगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। ये तो कहानी है जो पहले से रचित है, मैं तो सिर्फ अपना किरदार निभा रही हूँ और उस किरदार को मैं बहुत सच्चाई से निभाने की कोशिश करती हूँ। और उस सच्चाई से निभाने में ही ये मान लेना चाहिए जो मानती हूँ कि यस, कुछ पल मुझे चाहिए, सिर्फ अपने साथ चाहिए, सिर्फ तन्हा चाहिए, क्योंकि उस तन्हाई में मैं अपने आप को टटोलती हूँ, समेटती हूँ। क्योंकि जब कोई मेरे सामने बैठ के अपने दिल की किताब के कुछ पन्ने खोलता है तो उस किताब के पन्नों की स्याही का रंग मुझ पे भी चढ़ता है, उसकी आँखों की नमी मुझे भी नम करती है। तो अपने आप को उन पलों में समेटना, उन पलों में, वो कहते हैं ना, रिकंस्ट्रक्ट करना इज़ अ डेली पार्ट ऑफ माई रूटीन इन माई लाइफ। कभी नोट करती हूँ कुछ बातें, कभी उनको अंदर रखती हूँ कि वो मेरे लिए रेडी रेकनर्स बनेंगे, कभी कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ उनका जिक्र करती हूँ, कुछ गिरह बन जाती हैं, उन गिरह को मैं अकेली नहीं खोल पाती तो उनके साथ बैठ के खोलने की कोशिश करती हूँ। फिर कई बार समझ में आता है कि कुछ गिरह ज़िंदगी में कभी खुलेंगी ही नहीं, इनके साथ ही जीना है। गिरह दर गिरह धागा छोटा हो जाएगा नहीं, कोशिश यही रहती है कि हर व्यक्ति जिससे मिलूं उसके साथ ऐसा नाता बने कि मेरा धागा बढ़ता चला जाए, तो गिरहें लगें भी तो धागे की लेंथ कम ना हो। तो बस इसी तरीके से समेटने की कोशिश करती हूँ। खुद को समेटना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुतों को समेटना मेरा काम है और बहुत अच्छा लगता है, सारी थकान दूर हो जाती है जब एक मैसेज आता है शुक्रिया का, एक्नॉलेजमेंट का, एप्रिसिएशन का। बहुत भारी भरकम लफ्ज़ों का इस्तेमाल लोग कर देते हैं एज टोकन ऑफ देयर एप्रिसिएशन, बट जितनी बड़ी बात वो मुझसे कहते हैं उतना ही, वो कहते हैं ना, छोटा, उतने ही मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी से मैं मानती हूँ कि आई एम अ टाइनी बिट ऑफ वाटर, जस्ट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इन दिस माइटी ओशन। मैम, आई थिंक द वर्ल्ड इज़ ब्लेस्ड टू हैव पीपल लाइक यू इन हियर। जी, जो दुनिया चलती है ना, आई हैव दिस बिलीफ कि हमेशा 80-20 का रूल होता है। 80 लोग होते हैं जो दुनिया में बस होते हैं और 20% वो होते हैं जो दुनिया को साथ लेकर के चलते हैं और चलाते हैं। आप उन 20% में से हैं हुज़ इतने सारी चीज़ों को समेट करके आगे बढ़ रही हैं। और बहुत बड़ा काम होता है अपना पर्सनल टाइम। आज के ज़माने में मुझे लगता है किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है तो वो समय। तो आप जो दे रही हैं वो अपना समय है, वो बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर इट। और हमारे तार तो जुड़ ही गए जैसा आपने बोला, बहुत खूबसूरती से जुड़ गए। मैम, जाते जाते इस टेक ड्रिवन वर्ल्ड में फॉर द ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए आपकी एडवाइस क्या है? आँखों में पानी रख, होठों पे चिंगारी रख, जिंदा रहना है तो तकरीर में कुछ रवानी रख। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम चीज़ों को महसूस करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें प्यार मिले, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ रिश्ते बने, कुछ लोगों के साथ हमारा कनेक्ट बने, जो हम चाहते हैं, पहले हमें वो देना आना चाहिए। We get attention when we give attention. We get cared when we give care to people. So whatever you and I wish to have in this world, we need to give that. और देने से कुछ भी कम नहीं होता। जितना हम बांटते हैं उससे ज़्यादा हमारे पास लौट के वापस आता है। आज मैं सुबह किसी को सुन रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग सा एक एस्से रेसिटेशन था
of an oncologist who is a poet by choice. She's an oncologist and a poet by choice. और वो पुराने पर्शियन पोइट्स, सूफी पोइट्स, इन सब को पे रिसर्च करती हैं. तो वो कहती हैं कि आई वॉज इंस्पायर्ड बाय अ स्टेटमेंट जो मुझे एक ड्राइवर ने सुनाई एक टैक्सी में. मैं उसका, मुझे वो पूरी लाइंस तो नहीं अभी याद हुई, लेकिन उसका एसेंस मैं शेयर करूँगी कि जब तुम्हारे दुश्मन की मौत हो तो खुश मत हो जाना, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने भी एक दिन जाना है. सो अगर आप और हम इस बात को समझ लें कि दिस टू शैल पास, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है. नथिंग इज परमानेंट. आज जीवन में कष्ट आया है, कोई रुकावट आई है, तो ये आई है जाने के लिए. और ये जो इसके आने और इसके जाने के जो बीच का पीरियड है, वो पीरियड है मेरे आजमाने का, मुझे आजमाने का, मेरे अंदर कितनी रेजिलियंस है टू बियर विद इट. So if we can look at it that these are training sessions for me, training of life, by life, from life, for life. And I'm sure we'll all be able to pass through our tough times. I understand life is tough. जैसे शिव खेड़ा जी कहते हैं ना, difficult times do not last, difficult people do. So we'll all be able to deal with the difficulties and challenges in life if we keep the beauty within us alive. गीतांजलि मैम, इट्स ट्रूली ओवरवेलमिंग. मेरे पास शब्द नहीं है थैंक यू बोलने के लिए, और आपकी आंखों की नमी बहुत कुछ बयान कर गई. इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल एंड हार्टफेल कॉन्वर्सेशन. मैं क्या कहूँ, आप सब ने सुना ही होगा, सुन लिया होगा और पूरा सुनिएगा. आई मीन आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड टुडे. आप सुन रहे हैं लेकिन मैंने एक्सपीरियंस की है. यहाँ ऑरा ही इतना सुंदर है, एंड आई कैन वाउच फॉर इट कि वॉट एवर मैम हैज सेड टुडे, इट हैज कम फ्रॉम द हार्ट. It is not scripted. She's lived by the words that she's talking about. So thank you universe for this opportunity. Thank you viewers. Thank you Thank you. Gitanjali ma'am. Thank you so much.